Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम महिला पर्यवेक्षक की महासंग्राम क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज वहीं पर मैं लेकर आई हूँ 29 मार्च 2017 यानी जो डे 5 का पेपर था वह लेकर आई हूँ। आज हम उसको सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ हम आज दो पेपर को एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। कौन से दो पेपर? फर्स्ट शिफ्ट का और जो उसकी सेकंड शिफ्ट थी उसका। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको इससे यह पता चलेगा कि एएसबी किस तरह से क्वेश्चन कर रहा है और रिपीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज मैंने एनालिसिस के थ्रू यह जाना कि जो हमारा डे 5 का, ठीक है, जो डे फर्स्ट का पेपर था, फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था उसमें पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 45, ठीक है। उसमें से 25 से 30% जो क्वेश्चन थे वह क्या थे? हमारे 29 मार्च में रिपीटेड है और वही क्वेश्चन 29 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में भी रिपीटेड है। इसीलिए मेरा उद्देश्य था आज कि मैं आपको इन दोनों पेपर का एक साथ सॉल्व करवाऊं। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है आज का जो हम पहला वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं 29 का डे 5th का फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर ग्रेड नॉलेज से हम लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ग्रेड नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से, इसलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही दिया हुआ है कि मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, ठीक है। मानव शरीर की बात की जा रही है स्टूडेंट। मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? ग्लूकोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्यों? ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है उपस्थित होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ठीक है। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह तीनों क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इससे मिलकर क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट। आपको वर्ड के इसमें ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या उपस्थित होता है? ग्लूकोज उपस्थित होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वह कहाँ स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, कार्पस ल्यूटियम से, अंडकोश से या थाइमस से। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 कार्पस ल्यूटियम से, ठीक है स्टूडेंट्स। जो कार्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है, वह कहाँ उसका क्या होता है कि वह प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावन करता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावन करता है स्टूडेंट। और किसमें करता है? अंडाशय ग्रंथि, ठीक है। अंडाशय ग्रंथि में कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उससे क्या स्त्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावन करता है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ आया कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वह कार्पस ल्यूटियम से स्त्रावित होता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो सेकंड है वह। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मानव शरीर में मात्रा के अनुसार सर्वाधिक क्या होता है, ठीक है। मात्रा की बात की जा रही है स्टूडेंट। मात्रा आप इसको इंग्लिश में पढ़े, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ठीक है। मानव शरीर जो है हमारा मैक्सिमम अमाउंट जो होता है क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है, जल होता है। देन हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन है, लेकिन हमारा राइट ऑप्शन क्या है? जल। जल क्या होता है? हमारा जो मानव शरीर का होता है मैक्सिमम अमाउंट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। जल कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? 60%, लगभग 60%। ये कंफर्म रेंज नहीं है, लेकिन लगभग 60% जो होता है मानव शरीर पानी से, मतलब इसमें पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा? जल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ESV द्वारा बताया गया है राइट ऑप्शन जल।
देन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 14 के बाद आ जाता है 21। 21 में आपसे पूछा गया है कि ग्रीवा, ठीक है, ग्रीवा यानी कैर्विक्स क्या है, स्थित होते हैं। तो कहाँ स्थित होते हैं? अंडवाहिनी तथा गर्भाशय के मध्य, योनि तथा गर्भाशय के मध्य, योनि तथा भागी शस्त्र के मध्य, या भागी शस्त्र के तथा लेबिया के मध्य। सो इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा? योनि तथा गर्भाशय के मध्य यानी वेजाइना एंड यूट्रस जो होता है, इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा ग्रीवा प्रेजेंट होता है। जो ग्रीवा फैलता है, मैंने आपको प्रोसेस बताई थी ना कि जो ग्रीवा होती है फैलती है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। सो जो ग्रीवा का फैलना होता है, जो होता है कर्विक्स होता है, वह कहाँ प्रेजेंट होता है? योनि तथा गर्भाशय के मध्य। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में हमसे पूछा गया है कि पोलियो के रूप में जाना पोलियोमेलाइटिस एक एंट्रोवायरस जो मांसपेशियों के पश्चाघात का कारण बनता है, ठीक है। क्या है ये? एंट्रोवायरस है। यहाँ पर लिखा है एंट्रोवीरस, लिखा है, यह एक वायरस है, ठीक है, एंट्रोवायरस है जो मांसपेशियों के पक्षाघात का कारण बनता है, के कारण होता है। यह वायरस रिक्त स्थान के लिए एक विशेष संबंध है। किसके लिए है? मांसपेशियों की कोशिकाएं, रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाएं, मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था? पोलियोमेलाइटिस जो होता है वो किस पे होता है? हड्डी में। किसकी हड्डी में? रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में। और जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, ठीक है, किसकी कोशिका? तंत्रिका कोशिका, रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिका। जो पोलियोमेलाइटिस होता है वह किससे संबंधित होता है? रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिका से, यानी नर्व सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। 45 प्रोटीन का पाचक होता है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट्स कि प्रोटीन का पाचक होता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन, जो होता है क्या होता है? इलियम, रेक्टम, ड्यूडेनम या स्टमक। जो आमाशय होता है हमारा स्टमक, ठीक है, आमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचक होता है। किसके द्वारा होता है? आमाशय जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारा पेप्सिन जो होता है वह एंजाइम होता है, ठीक है। जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है? हमारा प्रोटीन का पाचक करता है, ठीक है। तो पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है? आमाशय में। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? आमाशय। देन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है एमनियोसेंटोसिस परीक्षण को विधि के प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि, ठीक है, इस विधि को प्रतिबंधित किया गया है। आपको मैंने रिसेंट जो था उसमें बताया था एमनियोसेंटोसिस के बारे में, जो आपकी हमारी डे 4 की लास्ट वीडियो है उसमें आप देखना जाकर। एमनियोसेंटोसिस को मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। एमनियो जो सेंटोसिस होता है उसमें परीक्षण की विधि के प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ऑप्शन है यह माता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या भ्रूण के लिए हानिकारक है, या एड्स के फैलने का कारण है, यहाँ जन्म से पूर्व भ्रूण के लिंग चयन में सहायता करता है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यह जन्म से पूर्व भ्रूण के लिंग चयन में सहायता करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो एमनियोसेंटोसिस होता है उसमें जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, किसमें? हमारे जो गर्भवती माताएं होती है उनके टमी में यानी बेली में जो गर्भाशय के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का टेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। क्या लगाया जाता है? टेस्ट लगाया जाता है, और उससे यह देखा जाता है कि बच्चे के अंदर आनुवांशिक जो है अक्षमता तो नहीं है, ठीक है। क्या देखा जाता है? आनुवांशिक अक्षमता, ठीक है, इस विधि के द्वारा किया जाता है। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि जन्म से पूरे भ्रूण के लिंग का चयन हो जाता है, इसीलिए क्या है? ये एमनियोसेंटोसिस जो है लीगली बैंड है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि यह इसका क्यों प्रतिबंधित हुआ है? यह क्योंकि वैसे तो यह बहुत अच्छी प्रोसेस थी, ठीक है, इसके रिजल्ट तो जो थे बहुत अच्छे रिजल्ट थे किसी भी आनुवंशिक जो अक्षमता है उसको जानने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ यह एक और काम भी करता था जो कि प्रतिबंधित है, इस वजह से जो है यह बैन हो गया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर हमसे पूछा है
सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है स्टूडेंट कि जो सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन है वह क्या है। ऑप्शन है ग्लूकोज, मीथेन, बेंजीन या यूरिया। सो हमारा सर्वप्रथम जो कार्बनिक रसायन है वह क्या है, यूरिया। क्या है स्टूडेंट, यूरिया, ठीक है। यूरिया किस प्रकार से, जो हमारा सबसे पहले जो फ्रेडरिक थे, ठीक है, कौन थे, फ्रेडरिक वोहलर, ठीक है, जो फ्रेडरिक वोहलर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया 1828 में, ठीक है, 1828 में जो था एमोनिया साइनेट था, क्या था, अमोनिया साइनेट था, ठीक है। इसका यूज करके, इसको वाष्पीकृत करके, यह क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, अकार्बनिक है, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, इन्होंने वाष्पित करके यूरिया फॉर्म किया, ठीक है, यूरिया जो कि एक कार्बनिक है, ठीक है, यूरिया क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। सो अमोनिया साइनेट को वाष्पित करके यूरिया का जो है कार्बनिक पदार्थ है उसका फॉर्मेशन किया, किन्होंने किया, फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 में। तो यह क्या हो गया, सबसे पहला संश्लेषित कार्बनिक रसायन हो गया, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, सर्वप्रथम संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित किया गया है यूरिया को, सर्व संश्लेषित कार्बनिक रसायन क्या है हमारा, यूरिया है। आपको समझ में आया, इससे रिलेटेड मैंने 3 टर्म और बताई है। फ्रेडरिक वोहलर ने किया था 1828 में, और इन्होंने अमोनिया साइनेट जो अकार्बनिक तरल पदार्थ था उससे क्या किया था, यूरिया कार्बनिक रसायन का फॉर्मेशन किया था। सो यह आपको पॉइंट याद रखने योग्य स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर है जो हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड है, ठीक है स्टूडेंट। हमारा अब टॉपिक स्टार्ट हो जाता है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, क्या हो जाता है हमारा, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। ये है हमारा टॉपिक चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के सिद्धांत है, आपको यह बताना है कि सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है, यह भी सीखने का सिद्धांत है, लर्निंग, ठीक है। सूझ का सिद्धांत, जी हाँ, जो मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार कार्य क्षमता में कार्य करता है, तो सूझ का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है, इमिटेशन थ्योरी दी थी इसमें। सो जो उपरोक्त सभी है, यह क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सीखने के सिद्धांत यह तीनों ही है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सो प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा या उपरोक्त सभी। सो जो बालक होता है उसकी सीखने की प्रक्रिया को क्या क्या प्रभावित कर सकता है, अगर हम बच्चे को अच्छी प्रेरणा नहीं देंगे, ठीक है, उससे मोटिवेट नहीं करेंगे, सो बच्चा क्या है, सीखना ठीक से सीख नहीं पाएगा। अगर हम बच्चे को उसके अच्छे कार्य करने पर पुरस्कार नहीं देंगे, ठीक है, सो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता की कमी होगी, ठीक है। बच्चा अगर कोई काम बहुत अच्छी भली भांति पूर्व कर रहा है तो प्रशंसा हमें करनी चाहिए। अगर हम उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो वह आगे चलकर क्या होगा कि उसके सीखने की जो प्रक्रिया है या फिर क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी। सो ये तीनों ही फैक्टर जो होते हैं ये अफेक्ट करते हैं बालक के सीखने की प्रक्रिया को। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। देन हमारा नेक्स्ट है, व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है, ठीक है, आपसे पूछा है कि व्यक्तित्व, जो व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है वह किससे संबंधित होती है, शारीरिक, क्रियात्मक। नेक्स्ट वन है हमारा ऑप्शन पर्सोना या फिर इमोशन। सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, पर्सोना। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है यह रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हमारी डे 1 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें अधिकांश क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं या फिर वही रिपीट किए हुए स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपका यह वाला टर्म क्लियर है तो मतलब डे 1 वाला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। या फिर अगर आपने वह पेपर सॉल्व कर रखा है तो आप इस क्वेश्चन को जो डे 5 का है इसको भी अच्छे से कर सकते हो।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बाल कल्याण योजनाएं हैं। ठीक है, बाल कल्याण योजनाएं हैं तो राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास सेवा योजना जो हमारा ICDS के अंतर्गत आता है। ठीक है, देन नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, राष्ट्रीय बाल नीति। सो यह जो तीनों ही है यह क्या है, हमारी बाल कल्याण योजनाएं हैं। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। देन हमारा नेक्स्ट है एम्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास, सृजनात्मकता का विकास, उपरोक्त सभी। जो हमारा चाइल्डहुड एजुकेशन है, ठीक है, वो भी क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। उसका उद्देश्य क्या है कि सीखने के प्रति जो रुचि है वह जागृत करना, किसके अंदर, बच्चे के अंदर, सौंदर्य बोध का विकास करना, देन सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का विकास करना। ये तीनों ही क्या है, उद्देश्य है जो कि प्री अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में होते हैं। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देन हमारा नेक्स्ट वन है, यहाँ हमसे पूछा गया है कि मनो अभियान। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि मनो अभियान कहाँ है, कहाँ से शुरुआत हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, मनो अभियान का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। किस उपचार के लिए? बाल अपराध के लिए, असामान्य बालक के लिए, समस्यात्मक बालक के लिए या मंदबुद्धि बालक के लिए। जो हमारे बढ़ते हुए बाल अपराध, ठीक है, उनके उपचार के लिए मनो अभियान का उपयोग किया गया। और इसके पहले जो मनो अभियान था इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था? नशा मुक्ति के लिए। ठीक है स्टूडेंट, पहले किस में यूज होता था मनो अभियान? नशा मुक्ति में। देन किस में होने लगा? बाल अपराध में, जिसको हम क्या कहते हैं? साइको ड्रामा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हस्तशिल्प की शिक्षा को दी जानी चाहिए, किसको दी जानी चाहिए? हमारे यहाँ पर ऑप्शन है, हस्तशिल्प की जो शिक्षा होती है सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंद बुद्धि बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को। यह भी सब रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? पिछड़े बालक को, बैकवर्ड चाइल्ड को। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पूछा है परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र। ठीक है, क्या है हमारा? मैचुरेशन एंड ग्रोथ साइकिल आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ। ठीक है, परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र रिक्त स्थान के निर्धारक तत्व है। विकास के, वृद्धि के, वंशानुक्रम के या वातावरण के। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? विकास के। विकास जो होता है उसके परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र जो है निर्धारक तत्व है। देन हमारा नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9, जन्म पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं जो है वह करता है? ठीक है, यहाँ पर शारीरिक क्रियाओं के बारे में पूछा गया है स्टूडेंट, वो भी कब? जन्म के पश्चात शिशु। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह माता के गर्भ में उसको एक अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, और जब वह नॉर्मल इन्वायरमेंट में यानी हमारी पृथ्वी पर आता है, जन्म लेता है, तो यहाँ पर एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है। इसमें क्या करता है? सबसे पहले वह ताप पर नियंत्रण करता है, क्योंकि गर्भ में क्या होता है? ताप ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर ताप पर नियंत्रण करता है। देन रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है अपने अंदर। फिर क्या करता है? पाचन क्रिया होती है उसके अंदर। उपरोक्त सभी क्या हो जाता है हमारा? राइट हो जाता है। शारीरिक जो क्रियाएं होती है वह तापमान पर नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, पाचन क्रिया, यह हमारे ऑल जो होंगे, ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्ट अनुदान सामग्री। ठीक है, जो हमारा स्पेशल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होता है किसके द्वारा तैयार की जाती है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, भारत में समेकित शिक्षा के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा या उपरोक्त सभी। हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत में समेकित शिक्षा, इसके द्वारा जो होती है विशिष्ट अनुदान सामग्रियां जो होती है वह तैयार की जाती है। और बोर्ड ने भी क्या किया है? इसका जो आंसर है भारत में समेकित शिक्षा को माना है। नेक्स्ट वन है हमारा 10 दिन का शिशु होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, बच्चा सिर्फ 10 दिन का है, उसे क्या कहते हैं? शिशु, नवजात शिशु, असामान्य बालक या इनमें से कोई नहीं। नवजात शिशु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नियोनेट। नियोनेट मतलब नवजात, और वो कि नया नया इस पृथ्वी पर
आता है, ठीक है। सो 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं, नवजात शिशु। नेक्स्ट वन है हमारा कि XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं। क्या क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं? सही, गलत, आंशिक गलत या इनमें से कोई नहीं। सो इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, सही। जो हमारा X और Y, XY जो होते हैं, Y मतलब क्या होता है, जो बॉय होता है उसके लिए, ठीक है, और जो X होता है वह किसके लिए होता है, बालिका या बेबी के लिए, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर X और जो Y है क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं। सो जी हाँ, यह सत्य है, ठीक है, यह कथन क्या है, सत्य है, यह करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा जो है 13 है, समस्या बालक है, ठीक है। समस्या बालक क्या है? ऑप्शन है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला या उपरोक्त सभी। तो समस्या बालक क्या है, चोरी करने वाला भी है, झूठ बोलने वाला भी है और माता पिता का कहना न मानने वाला भी। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ हमसे पूछा है विकास की विशेषताएं होती है, ठीक है। किसकी विशेषताएं होती है? विकास की। क्या क्या होती है? क्या विकास दिशात्मक होता है? हाँ होता है। प्रगतिशील श्रृंखला विकास में होती है? जी हाँ। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है क्रमबद्ध विकास में जो होता है, विशेषताओं में क्रमबद्ध भी होता है हमारा विकास, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबाव। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट वन है हमारा जो है 15 नंबर का क्वेश्चन है कि अतिक्रियाशीलता, ठीक है, अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? यहाँ पर एक्सेप्शनल या फिर स्पेशल चिल्ड्रन की बात की गई है स्टूडेंट्स, ओके। और जो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है बच्चों में या डिसऑर्डर हो जाता है ऑफ अटेंशन का, ठीक है, अटेंशन नहीं हो पाती है किसी चीज को, वह एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विशिष्ट बालक की विशेषता है, कौन सी है, कौन से विशिष्ट बालक की विशेषता है? सो जो अधिगम निरोगी होते हैं उनकी, पिछड़े बालक की, पिछड़े, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिछड़े बालक की, प्रतिभावान बालक की या बाल अपराधी की। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लर्निंग डिसेबल्ड, अधिगम निरोग्य। ये इन बालकों की विशेषताएं होती है, अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता, ठीक है स्टूडेंट्स। राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट वन है हमारा हु इज फाउंडर ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? मदर टेरेसा, मैकमिलन बहन, गांधी जी या बंडूरा। सो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैकमिलन सिस्टर्स, ठीक है। मैकमिलन जो बहनें थी उन्होंने क्या किया था कि प्री स्कूल एजुकेशन का यह क्या है, जन्मदाता है। सो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाथ बच्चों के हेतु विशेष सुविधाएं क्या होती है? जो अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑर्फन चिल्ड्रंस जो होते हैं, उन बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या होती है? प्री स्कूल प्रोग्राम, पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना, व्यापक योजना या उपरोक्त सभी। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों ही जो योजना है यह किसके लिए, अनाथ बच्चों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर प्री स्कूल प्रोग्राम भी होते हैं, रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी होते हैं और कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम भी होते हैं। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है कि शिशु की जो जीवन क्षमता है, ठीक है, किसकी, शिशु की जीवन क्षमता किस माह में आती है? जो जीवन क्षमता होती है बच्चे के अंदर वो किस माह में आती है? सो ऑप्शन दिए गए हैं 7 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ या 4 मंथ। सो जो जीवन क्षमता होती है, ठीक है, जो लाइफ वाइटलिटी होती है वह 7 मंथ के अंतर्गत आती है। यह सभी जो क्वेश्चन है मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट यह सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट। इसीलिए जो हमारी पहले की पेपर्स की वीडियो है आप उनको जरूर से जरूर देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं और उनका जो डिटेल होता है उनको भी हमने क्लियर कर रखा है आपको। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं?
ठीक है, विशेष शिक्षा की बात की गई है, स्पेशल एजुकेशन की। सो स्पेशल एजुकेशन किनके लिए होती है? स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए। तो इसका जो सिद्धांत है वह क्या है? क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, बालक की संवेदनाओं को जागृत करने पर बल, या उपरोक्त सभी। सो विषय शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत तीनों ही है, ठीक है, क्रियात्मक कौशल, व्यक्तिगत अनुदेशन और बालकों की संवेदनाओं को जागृत करने पर बल। यह तीनों ही हमारे क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। सो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा, नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? नवजात शिशु की आयु जो है, हम अभी 11 नंबर के क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट है, मतलब आपके लिए तो एक प्लस पॉइंट है कि एक ही पेपर में दो क्वेश्चन एक साथ रिपीट हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1-2 नंबर भी आपके जो रिजल्ट है उसको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो यहाँ पर लिखा है नवजात शिशु की आयु कितनी होती है, तो कितनी होती है? 10 दिन, 20 दिन, 35 दिन या 45 दिन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? 10 दिन। ओके स्टूडेंट्स, जो नवजात शिशु की आयु होती है वह होती है 10 दिन। वैसे तो जो 28 डेज होते हैं उनसे जो भी कम के बच्चे होते हैं वो सब नवजात की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे कम होते हैं वो भी नवजात कहलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे कम क्या है? 10 डेज। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। सो प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित, सृजन या उपरोक्त सभी। सो जो हमारी सृजनात्मकता होती है ना स्टूडेंट, जो हमारी सृजनात्मकता होती है उसके लिए प्रोसेस का होना भी जरूरी है कि क्या प्रोसेस रहेगी क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। एक लक्ष्य निर्धारित होना भी जरूरी है बच्चे के अंदर कि उसे क्रिएटिविटी क्या करनी है, उसे संगीत में करना है या फिर उसे कला में करना है, ठीक है, उसे गणित में करना है। सो वो उसका गोल होता है। देन सृजन, कुछ क्रिएट करना उसके अंदर किसी भी कला में। सो ये तीनों ही जो होते हैं हमारे सृजनात्मकता की विशेषताएं होती है, यानी उपरोक्त सभी। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यूनिसेफ के कार्य क्या है? तो सबसे पहले तो आप यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो है वह देख लीजिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड, ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन, क्या है? चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये क्या है? हमारा यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिसेफ का क्या है? फुल फॉर्म है यह, क्योंकि मेनली कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसका जो इसका गठन है कब था? 11 दिसंबर का, ठीक है, का कौन सा ईयर था? 1946, ठीक है, जो कि दूसरे जो विश्व युद्ध हुआ था हमारा, ठीक है, उसके उस समय का है ये, 1946 का। सो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था कि यूनिसेफ के कार्य क्या है? तो यूनिसेफ का कार्य है शिशु को जो है पोषण, शिशु का स्वास्थ्य, शिशु की शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो ये क्या करते हैं? क्या चिल्ड्रन का जो होता है चिल्ड्रंस के लिए यह वर्क करता है। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके स्वास्थ्य, उनके पोषण, उनकी शिक्षा सभी का यह ध्यान रखते हैं। सो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देन हमारा नेक्स्ट है कि अनाथालय सेवाएं होती है, ठीक है। अनाथालय सेवाएं जो होती है वो क्या होती है? संस्थात्मक सेवाएं, असंस्थात्मक सेवाएं,
संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएं या इनमें से कोई नहीं। सो जो अनाथालय होता है ये इंस्टीट्यूशनल भी होता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज भी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशनल भी और नॉन इंस्टीट्यूशनल भी। सो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वह क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि नवजात का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या है, नियोनेट। ठीक है, नियोनेट मीन्स नया बच्चा, सुंदर चेहरा। सो नियोनेट मतलब नव, नव मतलब क्या होता है, नया। सो यहाँ पर नया दे रखा है, नवजात का शाब्दिक अर्थ होता है नया। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ हमसे पूछा है कि व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटू ऑफ लर्निंग। सीखने के पठार के कारण कौन से हैं। दूषित वातावरण, बुद्धि लब्धि का कम होना, देन हमारा नेक्स्ट है ध्यान न लगना। ठीक है, यहाँ पर सीखने के क्या पूछे गए हैं, कारण पूछे गए हैं, किन कारणों से हम सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, ध्यान न लगना, सो उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है हमारे क्या है, राइट है। ध्यान न लगने का कारण है, सो उपरोक्त सभी। देन हमारा नेक्स्ट है आनुवांशिक रोग किससे संबंधित है। ठीक है, जो हमारे जेनेटिक डिसीजेस है वह किससे संबंधित है या फिर रोगी। सो हीमोफीलिया से, हाइपरटेंशन से, फाइब्रोसिस से या इनमें से कोई नहीं। सो जो हीमोफीलिया होता है, ठीक है, आनुवंशिक डिसीज होती है या फिर आनुवंशिक रोगी होता है, वह इससे संबंधित होता है हीमोफीलिया से। हीमोफीलिया क्या होती है स्टूडेंट, इसके बारे में भी यह क्वेश्चन रिपीटेड है सारे जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट। सो हीमोफीलिया क्या होती है, इसमें जो हमारा खून का थक्का है, ठीक है, खून का जो थक्का है, थक्का बनना कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। खून का जो थक्का है वह बन नहीं पाता है प्रॉपर, यानी ब्लड क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट है वो नहीं होता है। तो क्या होता है, ब्लड ज्यादा निकलता है, एक्सेसिव ज्यादा हो जाता है ब्लड का, हीमोफीलिया वाली जो डिसीज होती है उसमें। सो आनुवंशिक रोगी हीमोफीलिया से संबंधित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है, जिज्ञासा, खेलना, पढ़ना, बातें करना। सो जो बाल्यावस्था होती है, ठीक है, आपको अवस्था का नाम दे रखा है कि बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वह हर चीज को जानने के लिए तत्पर होता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर किसी भी चीज को जानने के लिए कि पौधे ग्रीन क्यों हैं, फिर यह चलते क्यों नहीं है, ठीक है, सनलाइट इतनी दूर से हमारे पास कैसे आ रही है। मतलब उनके माइंड में बहुत सारे तर्क होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और हर चीज को जानने की इच्छा होती है, यानी क्यूरियोसिटी होती है। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जिज्ञासा। नेक्स्ट वन है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न की बात की गई है कि नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन प्रतिशत होता है, कितने प्रतिशत होता है, 17 से 19%, 19 से 25%, 12 से 17% या 9 से 12 ग्राम, सॉरी ग्राम। यहाँ पर आपसे हीमोग्लोबिन प्रतिशत का कहा है और लास्ट में आपको क्या दे रखा है, ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, सो ग्राम जो है उसमें से नवजात के लिए पूछा गया है। सो जो हमारा नवजात है, ठीक है, उसके अंदर जो 17 से 19% जो होता है वह नवजात के लिए होता है स्टूडेंट। ठीक है, नवजात के लिए कितना होता है, 17 से 19 ग्राम होता है। लेकिन अगर हम यहाँ वयस्क पुरुष की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, वयस्क पुरुष की बात करें, तो कितना होता है वयस्क पुरुष में स्टूडेंट, 14 से 18, ठीक है, 14 से 18 ग्राम होता है। और यहाँ पर ही वयस्क महिला की बात करें कि महिला में हीमोग्लोबिन कितना होता है वयस्क महिला में, तो वह कितना हो जाएगा, 12 से 16 ग्राम हो जाएगा। सो यहाँ पर आपसे न्यूबॉर्न का पूछा था, तो न्यूबॉर्न के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, 17 से 19 ग्राम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट है कि NIPCCD,
ठीक है, NIPCCD का पूरा नाम पूछा है स्टूडेंट। सो ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा, एक वर्ड भी आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है। ओके, ऐसा देखिए यहाँ पर सबसे पहला है हमारा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय बाल नीति, राष्ट्रीय बाल बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो जो होता है हमारा NIPCCD, उसका फुल नेम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यहाँ तक तो क्या होता है हमारा पब्लिक जो होता है यहाँ तक तो राइट होता है, लेकिन हेल्थ की जगह क्या आता है यहाँ पर? यहाँ पर आता है कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या आता है? कॉर्पोरेशन आ जाता है। सो यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है यह मिसिंग है। ठीक है, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वैसे यह पूरा राइट है, बस हेल्थ की जगह यहाँ पर क्या आएगा? कॉर्पोरेशन आ जाएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन अभी इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि NIPCCD का जो है फुल फॉर्म यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। सो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। देन यहाँ लिखा है कि माँ, माँ, चाचा ध्वनियां किससे संबंधित है? ठीक है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं? मामा चाचा बोलते हैं, तो वह किससे संबंधित है? हाव भाव से, आकलन शक्ति से, इनमें से कोई नहीं, या बबलाना। सो जो बैबलिंग होती है, ठीक है, बबलाना, बैबलिंग जो होती है उसको हम उसमें क्या करते हैं? ये ध्वनियां बच्चे निकालते हैं, मामा, चाचा, और साथ में किसकी निकालते हैं? बाबा, बाबा भी वह बोलते हैं। सो मामा चाचा ध्वनियां किससे संबंधित है? बैबलिंग से संबंधित है स्टूडेंट। देन हमारा नेक्स्ट वन है, यहाँ हमसे पूछा है कि पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, पल्स पोलियो अभियान। सो आपको यह क्वेश्चन भली भांति याद होगा। ठीक है, इसका आंसर इसका ऑप्शन दिए गए हैं 2 अक्टूबर 1999, 10 नवंबर 1980, 3 जनवरी 1998 या 10 अप्रैल 1997। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है 2 अक्टूबर, यानी गांधी जी के जन्म दिवस पर क्या होता है? हमारा पल्स पोलियो अभियान अभियान उस दिन जो होता है, उस दिन उसका डे होता है, और उसकी शुरुआत कौन सी ईयर में हो गई थी? 1999 में हो गई थी। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। देन हमारा नेक्स्ट वन है वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है? ठीक है, वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है? शारीरिक लक्षण, सामाजिक स्तर, चरित्र, या उपरोक्त सभी। सामाजिक स्तर तो वंशानुक्रम का प्रभाव जो होता है नहीं होता है, और चरित्र भी जो होता है नहीं होता है, लेकिन फिजिकल क्वालिटीज जो हमारे शारीरिक लक्षण होते हैं, ठीक है, जो हमारी फिजिकल क्वालिटीज होती है वो क्या होते हैं? वंशानुक्रम होते हैं। ठीक है, हेरिडिटी के इफेक्ट होते हैं फिजिकल क्वालिटीज। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। देन हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया था कि स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? ग्रॉस मूवमेंट एंड फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स इज रिलेटेड टू स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? क्रियात्मक विकास से, शारीरिक, यहाँ शारीरिक लिखा है, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, या संवेगात्मक विकास से। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है? मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास। अगर आपको इंग्लिश में आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है? मोटर स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में भी क्या है? मोटर डेवलपमेंट। मोटर स्किल से क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट होता है। अगर हिंदी में भी यहाँ पर क्रियात्मक लिखा है, क्रियात्मक कौशल से क्या होता है? क्रियात्मक विकास होता है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्रियात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट वन है हमारा लॉ ऑफ मेंडल इज रिलेटेड टू। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? मेंडल का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है वातावरण, वंशानुक्रम, सीखना, या अभ्यास। जो मेंडल का नियम है वह किससे संबंधित है? हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम से। हमारा जो ऑप्शन 2 है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है गर्भस्थ शिशु जीवन निर्भर करता है। जो गर्भस्थ शिशु जो होता है, गर्भ में जो शिशु होता है उसका जो जीवन होता है वो किस पर निर्भर करता है? फैलोपियन नलिका पर, अपरा पर, स्नायु मंडल में, या उपरोक्त सभी। जो हमारा प्लेसेंटा होता है, ठीक है,
इससे इसका जो डे 4 का मैंने लास्ट वीडियो जो हमारा अपलोड हुआ है ना सेकंड शिफ्ट का, उसमें भी अपरा के ऊपर मैंने डिटेल में बताया है कि अपरा की लोकेशन क्या होती है, उससे क्या कनेक्ट होता है, वो बच्चे से कैसे कनेक्ट होता है स्टूडेंट। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जरूर से वो वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एक नया सीखने को आपको हर वीडियो में मिलता है। यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेजेंटा। जो हमारा अपरा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, पोषक तत्व न्यूट्रिशन होता है, और वही किसके द्वारा, गर्भनाल के द्वारा बच्चे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, पहले किसका फॉर्मेशन होता है, अपरा का, उसके बाद में गर्भनाल, देन जो होता है एम्ब्रियो, उसके अंदर पोषण का आदान प्रदान होता है। गर्भस्थ शिशु जीवन निर्भर करता है किस पर करता है, अपरा पर, यानी प्लेजेंटा पर। हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेजेंटा। नेक्स्ट वन है सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत। क्या है, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। जो सीखने का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन दिए गए हैं कोल्हर के द्वारा, जी नहीं, कोल्हर के द्वारा सीखने का सिद्धांत नहीं दिया गया है। नेक्स्ट वन है हमारा पावलोव के द्वारा, लेविन के द्वारा, या जियाजेट के, मतलब ये क्या लिखा है, जियाजेट लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, जो पियाजे है वो है। ठीक है, पियाजे। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेविन। लेविन ने किसका सिद्धांत दिया था, समझने, सीखने का। ठीक है, सीखने का सिद्धांत लेविन ने दिया था। देन हमारा नेक्स्ट है कि विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, जो विकलांग पुनर्वास है, ठीक है, मेन एम्स ऑफ विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, समेकित शिक्षा, सामान्य शिक्षा, पत्रकारिता शिक्षा, या उपरोक्त सभी। जो हमारे विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना है, इसमें सामान्य शिक्षा तो नहीं होगी, तो इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, समेकित शिक्षा है। यही क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है, समेकित शिक्षा दी जाती है किसको, विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना के तहत। इसका यह मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन 38 है, भाषा विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, भाषा विकास है उसकी अवस्थाएं क्या क्या है, पूर्व संप्रेषण, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, उपरोक्त दोनों, या दोषपूर्ण भाषा। भाषा का विकास हो रहा है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। स्पीच डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो प्री स्पीच करता है। ठीक है, फ्रॉम कम्युनिकेशन से पूर्व संप्रेषण की कोशिश करता है। देन वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां होती है, यानी स्पीच फ्रॉम अ कम्युनिकेशन। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ अबाव हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट वन है कि शेषवावस्था में, ठीक है, कौन सी अवस्था में, शेषवावस्था में बालिका का भार बालक से क्या होता है, कम, ज्यादा, बराबर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, जो शेषवावस्था होती है उसमें बालिका का भार बालक से कम होता है, यानी बालक का भार बालिका से ज्यादा होता है और बालिका का कम होता है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 40 में पूछा गया है प्री गैंग। ठीक है, प्री गैंग पूर्व टोली की आयु। ठीक है, जो पूर्व टोली होती है बच्चों की, उसकी आयु पूछी गई है। 3 से 6 साल, 2 से 5 साल, 6 से 10 साल, या 6 से 12 साल। जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, जो 3 से 6 साल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो कि पूर्व टोली होती है, उनकी पूर्व टोली भी क्या कहा जाता है, या फिर इनको क्या कहा जाता है, टॉय एज, टॉय एज भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है राइट ऑप्शन, 3 से 6 साल। नेक्स्ट वन है हमारा समेकित शिक्षा योजना को। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो प्लान है हमारा, वो वाज स्टार्टेड इन, यहाँ से प्रारंभ किया गया 1981 से, 1982 से, 1994 से, या 2001 से। जो हमारा 1981 है, 1981, ठीक है, इस ईयर में समेकित शिक्षा योजना को प्रारंभ किया गया। देन हमारा नेक्स्ट है विशेष शिक्षावादी
शिक्षाविद तथा स्कूल बालकों के लिए है, ठीक है, विशेष शिक्षाविद, ठीक है, क्या है यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर है, जो एजुकेशन देने वाले हैं, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर है। एंड स्कूल्स जो होते हैं वह आर फॉर किसके लिए होते हैं, सामान्य बालक के लिए, स्कूल बालक के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो क्या है, विशिष्ट शिक्षा किसके लिए होती है, विशिष्ट बालक के लिए होती है, यानी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए जो होता है स्पेशल एजुकेटर होते हैं और स्कूल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट वन है बालक विकास, ठीक है, क्या है, बालक विकास के मूलभूत संप्रदाय क्या है, क्या है बालक विकास के मूलभूत संप्रदाय, विकास की विशेषताएं, विकास एवं वृद्धि में अंतर, देन हमारा नेक्स्ट है विकास के नियम, देन उपरोक्त सभी। सो जो विकास की संप्रदाय है ये क्या है, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही जो प्रिंसिपल है हमारे विकास के अंतर्गत आते हैं। सो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है कि किंडरगार्टन, जो किंडरगार्टन पद्धति है उसकी शिक्षण सामग्री है, किसकी है शिक्षण सामग्री, उपहार है, जी हाँ, मात्र खेल और गति गीत, ये तीनों ही क्या होते हैं, मतलब जो किंडरगार्टन होता है उसके अंदर बच्चों को उपहार भी दिया जाता है, मात्र खेल भी होते हैं और गीत सॉन्ग भी इनके साथ, मतलब कई बच्चों को क्या करते हैं हम सॉन्ग भी गाते हैं और साथ में एक्टिविटी भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों ही ये हमारे किंडरगार्टन टीचिंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देन नेक्स्ट है कि नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है नवजात शिशु से रिलेटेड, ये करीब जो हमारा मतलब 4th क्वेश्चन है जो सभी नवजात के ऊपर ही बने हुए हैं, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट अलग अलग है। कहीं पर दिन पूछा है, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, सप्ताह में पूछा है कि नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है। सो 2 सप्ताह, 6 सप्ताह, 5 सप्ताह या 8 सप्ताह। सो मैंने आपको क्या बताया था कि जो जन्म से लेके 28 डेज होते हैं बस वहीं तक क्या होती है, नवजात शिशु की अवधि होती है। सो यहाँ पर जो नवजात शिशु की अवधि पूछी है तो यहाँ पर क्या है, जन्म से लेके 2 सप्ताह, ठीक है, जन्म से लेके 2 सप्ताह जो होती है हमारे जो नवजात शिशु की अवधि होती है, ठीक है, जन्म से 2 सप्ताह। सो स्टूडेंट्स अभी हमने जो हमारा डे 5 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको हमने सॉल्व किया है स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। देन अब हम करेंगे हमारा जो डे 5 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ये हमारा जो है हमारा सेकेंड शिफ्ट का 5th डे 29 मार्च का जो है सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। इसके बारे में आज हम इसी वीडियो में कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। सो पहले हम हमारा टॉपिक जो लेंगे वह है ग्रेड नॉलेज का, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है ग्रेड नॉलेज का है, ये देखिए ग्रेड नॉलेज से जो है हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो उसका हम डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि स्तनधारियों में निषेचन होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है यहाँ पूछा गया है कि स्तनधारियों में निषेचन होता है, कौन सा निषेचन होता है या फिर कहाँ होता है। सो अंडकोश में, फैलोपियन नलिका में, या गर्भाशय में, या उपरोक्त कोई नहीं। सो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन हमारा कि स्तनधारियों में निषेचन होता है, तो स्तनधारियों में निषेचन जो होता है वो किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में जो होता है निषेचन की क्रिया होती है। सो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो है 2, ठीक है, फैलोपियन नलिका। देन हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से पूछा गया है कि इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है, मतलब इंसुलिन हार्मोन क्या होता है रासायनिक रूप से, वसा, स्टेरॉइड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो जो इंसुलिन होता है वह क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है स्टूडेंट, जो 2 पेप्टाइड, ठीक है, 2 पेप्टाइड श्रृंखला, 2 पेप्टाइड श्रृंखला होती है उससे बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, प्रोटीन।
सो इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन का बना होता है, जो कि एक 2 पेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में जानेंगे। वहां मेंशन है 14 में विटामिन ए, डी व सी के क्रमशः रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन ए का, डी का व सी का, और वो भी आपको क्रम में लिखने हैं। ठीक है, आगे पीछे नहीं लिखना है। सो यहाँ पर दिया है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, या रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, पायरिडॉक्सिन। तो हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन ए किससे रिलेटेड है, रेटिनॉल से। ठीक है, देन विटामिन डी जो होता है हमारा कैल्सीफेरॉल से, देन विटामिन सी जो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड से। तो यह इसका सीक्वेंस रहेगा। सो जो हमारा ऑप्शन 2 दिया है, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड, यह हमारा सही सीक्वेंस है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कि मानव रक्त में पथरी जो होती है किस पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, मानव रक्त में किसकी जो पथरी होती है किस पदार्थ की बनी होती है, द स्टोन। ठीक है, स्टोन होता है, हम कहते हैं ना स्टोन निकला है, इतने ग्राम का निकला है। सो जो स्टोन फॉर्म होता है ह्यूमन किडनी में, वह कंसिस्ट होता है मोस्टली सोडियम एसीटेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से, कैल्शियम से, या कैल्शियम ऑक्जेलेट से। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, उससे क्या होता है, जो पथरी होती है ना, पथरी उस पदार्थ से बनी हुई होती है। राइट ऑप्शन है हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, वे लोग जो एस्बेस्टस की फैक्ट्री में कार्य करते हैं, ठीक है, किसकी फैक्ट्री में, एस्बेस्टस की, वे वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। उनके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पर मेनली किसकी बात की गई है, वायु प्रदूषण की। ठीक है स्टूडेंट, किसकी बात की गई है, वायु प्रदूषण की। और वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा हमारे कौन से अंग पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यह तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन है आंखें, गला, फेफड़ा या त्वचा। सो क्या है, हमारे जो लंग्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो उससे क्या प्रभावित होता है, वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा लंग्स हमारे प्रभावित होते हैं, या फिर हमारे शरीर का अंग जो होता है लंग्स वह प्रभावित होता है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लंग्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, कब होता है, प्रथम दिन, 10वें दिन, 14वें दिन या 28वें दिन। सो क्या है, जो 28 दिन का अंडाशय चक्र है, ठीक है, 28 दिन की बात की गई है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा 14th डे होता है उस दिन क्या होता है, हमारा अंडोत्सर्ग होता है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14th डे। देन हमारा नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, यह क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है या फिर कुछ नया है हमारे सिलेबस में। यहाँ पर हमसे पूछा है कि ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, ब्रूनर्स का नाम आपने ज्यादा मतलब इसमें रिपीट नहीं हुआ है। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ईसोफेगस में, स्टमक में, ड्यूोडेनम में या रेक्टम में। ठीक है, ग्रास नली, आमाशय, ग्रहणी या मलाशय। सो जो हमारी ब्रूनर्स ग्रंथियां होती है वह कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी ग्रहणी यानी ड्यूोडेनम में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी ग्रहणी में, या फिर जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है, क्या होती है, छोटी आंत, छोटी आंत के सब म्यूकोसा में। ठीक है, किसमें, सब म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है हमारी ग्रहणी में। ठीक है स्टूडेंट, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारी ग्रहणी।
देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में आपसे पूछा है कि किस रोग से ग्रसित मरीज, ठीक है, किस रोग से ग्रसित मरीज को कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन की सलाह दी जाती है। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट रहित, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमने अभी देखा ग्लूकोज। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में। सो जो ग्लूकोज होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट रहित मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो, भोजन की सलाह दी जाती है। सो कौन सी वाले रोग होता है वो, मलेरिया, तपेदिक, उच्च तनाव या मधुमेह। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, मधुमेह यानी डायबिटीज। जब हमें डायबिटीज हो जाती है तो डॉक्टर हमें कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन करने की सलाह देते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में भी क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और डायबिटीज में क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा का जो लेवल होता है वह ज्यादा हो जाता है। ठीक है, या फिर ज्यादा कम हो जाता है। सो हमारा जो ज्यादा हो जाता है ना उस टाइम जो होता है ग्लूकोज का जो कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन होता है हमको ना करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन करने की सलाह दी जाती है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मधुमेह। यह हमारे जो जनरल नॉलेज या जनरल ग्रेड नॉलेज का था, यह लास्ट क्वेश्चन था। अब हम बढ़ेंगे हमारे मेन टॉपिक चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की ओर। चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक रिक्त स्थान परिवर्तन से संबंधित है। कौन से परिवर्तन से संबंधित है, सो पहला है वृद्धि चक्र। देन हमारा नेक्स्ट है, यह क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था जब हमने इसकी थ्योरी देखी थी। तो क्या है, एनर्जी में, विकास एवं वृद्धि में, या परिपक्वता में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में कि गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। सो जो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं हमारे, वह किससे संबंधित होते हैं, विकास एवं वृद्धि से। क्यों, क्योंकि जो विकास होता है, ठीक है, वह क्या होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, जो विकास होता है वह गुणात्मक होता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वह क्या होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है स्टूडेंट, सो विकास जो वृद्धि होते हैं वो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पूछा गया है कि सामान्य क्रियाएं, क्या है, सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं शिशु की क्रियाशीलता है। कौन सा शिशु की, सो बाल्यावस्था की, नवजात की, शेषावस्था की, या बचपनावस्था की। सो यहाँ पर जो हमारे नियोनेट होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सामान्य क्रियाएं होती है और साथ में विशिष्ट क्रियाएं भी होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नवजात। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पूछा गया है कि एकीकृत बाल विकास योजना, ठीक है, एकीकृत आईसीडीएस जो होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो होती है, योजनाएं की सेवाएं क्या होती है, सो स्वास्थ्य, पोषण, कल्याण और उपरोक्त सभी। सो जो इसमें क्या हो रहा है, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, और चाइल्ड के डेवलपमेंट में स्वास्थ्य भी होता है, उसका अच्छा पोषण भी और कल्याण भी, मतलब उसका वेलफेयर भी। सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो हमारा एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएं ये उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों की शुरुआत किस सन में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस सन में हुई थी। सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1985 में, 1988 में, 1992 में, या 1975 में। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। ठीक है, ये सभी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। सो पहले हमने एक जगह आपको बताया था कि 1992, ठीक है, मेनली क्या है 1992 है, लेकिन स्टूडेंट्स
1985 से 1991 तक जो था HIV जो था ना, इसका जो मामले थे, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं प्रारंभिक चरण, ठीक है, प्रारंभिक चरण था HIV का, ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 1985 से। और जब 1992 आया तब हमारे जो एड्स जो नियंत्रण कार्यक्रम जो थे वह लागू हुए 1992 में, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1985 में इसकी शुरुआत की गई है। बोर्ड ने इसी को ही क्या है, ESB के द्वारा जो है इसी को ही क्या है राइट ऑप्शन माना है, किसको, 1985 को। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया 1985। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सृजनात्मक क्या है, सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं। यहाँ पर व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन ऑफ क्रिएटिविटी। सो धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां, स्वतंत्र पारिवारिक वातावरण, सामाजिक सुगमता या उपरोक्त सभी। सो सृजनात्मकता के लिए जो कारक होते हैं वह क्या होते हैं, धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां भी होती है, स्वतंत्र पारिवारिक वातावरण भी और सामाजिक सुगमता भी। सो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द अबाव हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन है विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट है स्टूडेंट, ओके। अभी हमने फर्स्ट शिफ्ट में भी यही देखा, सेकेंड शिफ्ट में फिर से आया है कि विशिष्ट अनुदान सामग्री जो होती है वह किसके द्वारा होती है, तो भारत में समेकित शिक्षा के द्वारा, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन इंडिया, उसके द्वारा तैयार की जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसमंद बालकों की पहचान, ठीक है, जो मानसमंद होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं चिल्ड्रन, उनकी क्या पहचान है, ठीक है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो पहले हम क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षण करते हैं, देन समाज मिति तकनीक के द्वारा, जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स होती है उनके द्वारा, या फिर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन कि वह जो बच्चा है वह किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है यह देख के, ठीक है। कोई भी बच्चा है अगर हमारे सामने जो मैनर में बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक जो मैनर होता है उस सामान्य तरीके का नहीं दिख रहा है, ठीक है, सो हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और हम फिर उससे पता लगाते हैं कि जो बच्चा है वो क्या है, मानसमंद है। सो इसकी जो पहचान है, ये तीनों ही क्या है, इसके परीक्षण है। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है हमारा राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब हुआ था, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछ लिया कि समिति का गठन, ठीक है, आपका जो एड्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप उनको थोड़ा ध्यान से पढ़े। कहीं पर क्या है, कार्यक्रम की शुरुआत पूछी गई है, कहीं पर समिति का गठन पूछा गया है। यहाँ पर जो समिति थी एड्स की, उसकी समिति का गठन का ईयर पूछ लिया गया है। सो ऑप्शन है 1999, 1998, सॉरी 1988, नेक्स्ट वन है हमारा 1986, ठीक है, क्या है 1986 या 1982। सो जो हमारे एड्स की जो समिति है उसका गठन कब हुआ, 1986 में। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। सो इंटरेस्ट, अगर हमारे जो बच्चे हैं अगर उसमें सीखने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी भी चीज को, ठीक है, तो वह क्या करेंगे, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे, ठीक है। अभ्यास, अगर हम बच्चों को अभ्यास ही नहीं करवाएंगे उस चीज का तो वह सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। और स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य भी जो होता है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्कूल में किसी जो बच्चा है उसको हमने डांस क्लास में, ठीक है, डांस सेक्शन में डाल दिया, लेकिन उसकी डांस में रुचि नहीं, ठीक है, लेकिन हमें सिखाना ही है क्योंकि डांस की क्लास का क्या पीरियड होता है। सो ये जो प्रोसेस होती है, तो अगर उसकी रुचि नहीं है, वह सीखना ही नहीं चाहता है, तो यह क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। देन बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे को रुचि नहीं है वह प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो यह भी क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। और स्वास्थ्य, उसका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, ठीक है, या फिर उसको एक सुस्त तरीके से रहा, तो उससे क्या होगा कि सीखने की प्रक्रिया को वह प्रभावित करेगा। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाव।
नेक्स्ट वन है हमारा कि फार्मूला दूध, ठीक है, जो फॉर्मूला दूध होता है ना, ठीक है, उसका के प्रति औंस से कैलोरी मिलती है, कितनी कैलोरी मिलती है हमारे फॉर्मूला दूध से, यानी जो पैकेट्स के जो दूध आते हैं ना, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, फॉर्मूला दूध। सो वो फॉर्मूला जो दूध होता है उनके प्रति औंस से कैलोरी मिलती है, कितनी कैलोरी मिलती है, 18 to 20 कैलोरी, 20 to 25 कैलोरी, 90 to 25 कैलोरी, या 16 to 19 कैलोरी। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, 18 to 20 कैलोरीज। यह क्या है हमारा राइट ऑप्शन है कि फॉर्मूला दूध के प्रति औंस से 18 से 20 कैलोरीज हमको मिलती है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिपक्वता एवं बुद्धि चक्र के निर्धारक तत्व है, ठीक है, किसके, परिपक्वता के एवं बुद्धि चक्र के। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मैंने आपको डे जो 1 का क्वेश्चन करवाया है, आप उसे जरूर से जरूर उसकी वीडियो देखिएगा और आप उससे इसका जो है कंपैरिजन कीजिएगा कि उसमें जो कई क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, ठीक है, और डे 5 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके क्वेश्चन डे जो मतलब उसी में ही सेकंड शिफ्ट में भी रिपीटेड है। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर यही क्वेश्चन फिर से आया है कि परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र के जो निर्धारक तत्व होते हैं तो क्या होते हैं, विकास, वृद्धि, वंशानुक्रम या वातावरण। सो क्या होते हैं, वह विकास, ठीक है, जो विकास होता है वह परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र के निर्धारक तत्व होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहां हमसे पूछा है सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, ठीक है, आपने देखा अभी रिसेंट में मैंने आपको यह बताया कि सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, कॉलर के, पावलोव के, लेविन के, या जो पियाजे है उनके। सो क्या है यह, लेविन। लेविन ने क्या दिया था, सीखने का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है उसको दिया था। नेक्स्ट वन है हमारा नवजात शिशु के संवेग क्या होते हैं, ठीक है, नवजात शिशु की बात की जा रही है स्टूडेंट। इमोशंस ऑफ नियोनेट क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, क्रोध होता है, डर होता है और प्यार भी होता है। सो हमारा 4 क्या है, क्रोध, डर, प्यार। सो जो नवजात शिशु होता है उसके इमोशंस यह तीनों होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा जीन्स क्या है, जीन्स का प्रमुख वाहक है, किसका प्रमुख वाहक है जीन्स, वंशानुक्रम का, भाषा का, पर्यावरण क्या है, उपरोक्त सभी का। सो जो जीन्स है हमारा वह किसका वाहक है, हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम का। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है, आप देख रहे हैं निरंतर रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है, नए क्वेश्चन बहुत कम है, रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, और वो भी किसके द्वारा, जो हमारे पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं उनके, ठीक है। सो यहाँ पर है विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, ऑप्शन है समेकित शिक्षा, सामान्य शिक्षा, पत्रकारिता शिक्षा या उपरोक्त सभी। सो विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्या है हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समेकित शिक्षा। ये देखिए समेकित शिक्षा। नेक्स्ट वन है विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, एम्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्या होते हैं, आर्थिक स्वतंत्र, जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होती है, स्पेशल शिक्षा होती है, तो उस स्पेशल शिक्षा का उद्देश्य होता है कि आर्थिक स्वतंत्रता हो, ठीक है, समायोजन में सहायता मिले और समाज के दृष्टिकोण में क्या है, परिवर्तन आए। सो हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है कि नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है, स्टूडेंट रिपीट क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन मैंने आपको अभी रिसेंट में बताया था, फिर से यह रिपीट हुआ कि नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। अब मैंने उसमें आपको तीनों का बता दिया है, यहाँ क्या था हमारा राइट ऑप्शन 17 to 19 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है, यह प्रतिभावान बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो यह हमारा जो डे 1 था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। सो प्रतिभावान बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वह कितनी होती है, 130 to 140 होती है, ठीक है, कितनी होती है, 130 to 140
होती है बुद्धि, लब्धि या बोल सकते हैं IQ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बोर्ड के द्वारा भी यही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है हमारा अनौपचारिक शिक्षा हेतु की आयु है, किसकी आयु है? अनौपचारिक शिक्षा हेतु किसकी आयु है? 2 से वर्ष, मतलब अनौपचारिक शिक्षा की आयु है। ठीक है, सो इनफॉर्मल एजुकेशन में 2 से 6 वर्ष। ठीक है, देन है हमारा 8 से 12, 10 से 16 और 4 से 10। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन 1 2 से 6 वर्ष जो है हमारे क्या है? अनौपचारिक शिक्षा, जो इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, जो स्कूल्स में नहीं होती है तो वह सब क्या है? हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, तो 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे आते हैं उनके लिए होती है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट बालकों के मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या होती है? ठीक है, जो हमारे विशिष्ट बालक है उनको मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां होती है, क्या होती है? समेकित शिक्षा, आवासीय विद्यालय, पुनर्वास या कार्य योजना। सो जो आवश्यक परिस्थितियां होती है वो होती है समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। कंटिन्यू रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। नेक्स्ट वन है 21, वाक्य निर्माण विकास की आखिरी अवस्था है, किसकी? कौन से विकास की? भाषा विकास की, सामाजिकरण की, संज्ञानात्मक विकास की, या इनमें से कोई नहीं। सो जो वाक्य निर्माण हो रहा है, ठीक है, वाक्य निर्माण कब करते हैं बच्चे? जब उनकी भाषा का डेवलपमेंट होता है, उनकी लैंग्वेज डेवलप होती है तब। सो वाक्य निर्माण जो होता है क्या होता है? भाषा विकास की आखिरी अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है? जो लैंग्वेज अच्छे से प्रॉपर आ जाती है। ठीक है, पर इसके पहले क्या होता है? लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। सो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा भाषा विकास। देन हमारा नेक्स्ट है एकीकृत बाल विकास योजना का कार्य क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द वर्किंग एरिया ऑफ ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सो जो यहाँ पर एकीकृत बाल हो रहा है, ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना का कार्य है, तो प्रतिरक्षण भी होगा, वृद्धि का मापन भी होगा। ठीक है, देन संपूरक पोषण और उपरोक्त सभी। सो हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? उपरोक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट, सर के द्वारा बताया गया हमारा सरकारी ऑप्शन, मोस्टली यह सही भी होता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अवधि क्या होती है? ठीक है, किसकी अवधि? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अवधि 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। सो जो 5 वर्ष की अवधि होती है, ठीक है, जो 5 वर्ष की अवधि होती है ना, उसी अवधि को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अवधि माना गया है। नेक्स्ट वन है हमारा विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग क्या है? ठीक है, किसके द्वारा हो रहे हैं? विषाणु के द्वारा। सो ऑप्शन है बुखार, एड्स, कैंसर, वजन कम होना। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? एड्स। एड्स में कौन सा विषाणु प्रेजेंट होता है? HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस होता है, और वायरस को ही क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। सो विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा हो गया? एड्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, मानव के विकास को प्रभावित कर रहे हैं पोषण, जी हाँ, परिवार भी जो होता है मानव के विकास को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी। सो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? मतलब उपरोक्त सभी। जितने भी हमारे पोषण, परिवार, वंशानुक्रम है, ये तीनों ही क्या करते हैं? मानव के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, पहले क्या था? आपसे क्रोमोसोम का नाम पूछा था, ठीक है, राइट या नहीं। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन से क्रोमोसोम है जो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं? सो ओनली X, ओनली Y। ठीक है, और क्या ऑप्शन है? XX और XY। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? XY। XY क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारा जो लिंग निर्धारण के क्रोमोसोम्स होते हैं XY क्रोमोसोम्स, यानी 4th ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है?
ठीक है। सो संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, रिपीट पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। सो क्या है, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोलहर या पियाजे। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, जीन पियाजे। क्या है इनका पूरा नाम, जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे जो है उन्होंने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया था या फिर दिया था, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पियाजे। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, रोना और शब्द भंडार किस विकास की अवस्था है, ठीक है। रोना एवं शब्द भंडार, बच्चा क्या कर रहा है, रो भी रहा है और शब्दों का भंडार जो कर रहा है उसके विकास कर रहा है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या व्यक्तित्व विकास। सो इसमें क्या हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है। बच्चा कब रोता है, ठीक है, जब उसको किसी चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है, और उसके अंदर शब्द भंडारण की जो अवस्था होती है वो विकसित होती है। तो कब होती है, भाषा विकास के दौरान। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, जन्म के पूर्व का समय किससे संबंधित है, ठीक है। किसका समय, जन्म के पूर्व का समय। सो गर्भस्थ शिशु का विकास, भाषा विकास का समय, शारीरिक विकास का समय या इनमें से कोई नहीं। सो जन्म के पूर्व का समय यानी बच्चा क्या है, मम्मी के जो टमी में है, ठीक है, गर्भाशय में है। तो जो हमारा जन्म के पूर्व मतलब बच्चे के जन्म के पूर्व का समय क्या कहलाएगा, गर्भस्थ शिशु का विकास, ठीक है। क्या होगा उसमें, गर्भस्थ शिशु का विकास। यह है गर्भस्थ शिशु किससे संबंधित है, जन्म के पूर्व के समय से। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 30 है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि नवजात शिशु, ठीक है, क्या है, नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है। क्रियात्मक विकास, ठीक है स्टूडेंट, क्रियात्मक मतलब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें क्रियाएं आए, ठीक है। सो सहज क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, विशिष्टीकरण, सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। सो जो नवजात शिशु का जो क्रियात्मक विकास होता है, ठीक है, उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम शिशु के जो पैर के पंजे पर प्रहार करेंगे या फिर चोट करते हैं तो वह अपनी उंगलियां फैलाकर क्या कर लेता है, पैर को या फिर मोड़ लेता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। देन इनवॉलेंट्री एक्शन बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन किसको बोलते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सो जैसे कि छींक आना, हमारी पलकें झपकना, तो ये क्या इनवॉलेंट्री एक्शन है। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, सो अनैच्छिक क्रियाएं इनका विकास होता है, ठीक है। तो यह दोनों जो होती है नवजात शिशु से संबंधित होती है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ, रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, बाल अधिकारों की रक्षा हेतु योजना बनाई गई है, ठीक है। उसमें क्या दिया गया है, बाल अधिकार दिया गया है और उसमें रक्षा की गई है। मेन वर्ड क्या है, रक्षा। सो एकीकृत बाल संरक्षण योजना, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, एकीकृत बाल सुधार, इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। बाल अधिकारों की रक्षा हेतु एकीकृत बाल संरक्षण योजना बनाई गई है, ठीक है। हमारा जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है यानी ICDS जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्या है, विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। विशेष शिक्षा है, ठीक है, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है उनके लिए है, उनके शिक्षा की जो बात हो रही है उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, क्रियात्मक कौशलों का परीक्षण, ठीक है, व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, बालकों की संवेदनाओं को जागृत करने पर बल, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। हमारा जो सरकारी ऑप्शन है वह राइट है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ठीक है, संगठन कब बनाया गया था। जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण जो संगठन था वह कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, 1991 में, 1992 में, 19
96 में या अनदर ऑप्शन। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है 1992। कब, वो भी 1992 की डेट भी आप याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो हमारा नियंत्रण संगठन था वह 1 दिसंबर, ठीक है 1 दिसंबर जो था, सॉरी 1 दिसंबर, मिस्टेक हो गई, 1 दिसंबर जो था उसमें 1992 में, ठीक है 1 दिसंबर 1992। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा एड्स का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर, विकास क्या है, ठीक है विकास क्या है, डेवलपमेंट इज अ गुणात्मक परिवर्तन, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है यह क्या है सिद्धांत है, कंटिन्यूटी प्रोसेस जो है यह सिद्धांत है, जन्म से मृत्यु तक, जी हाँ विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, ठीक है यह एक गुणात्मक परिवर्तन भी है। सो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाव, विकास क्या है, हमारे ये जो तीनों ऑप्शन है हमारे विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ हमसे पूछा है कि जन्म के समय नवजात बालक की लंबाई कितनी होती है, ठीक है कितनी पूछी गई है, जन्म के समय नवजात बालक की लंबाई कितनी होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 20 इंच, 20 जो है 20.3 इंच, 30.2 इंच या 19.8 इंच। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन 1। सो ये देखिए ऑप्शन 1 हमारा क्या है, राइट है। नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है क्या है संज्ञानात्मक विकास है, बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की विशेषताएं कौन कौन सी है, प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण या उपरोक्त सभी। सो जो हमारे प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण और अंतरण होते हैं क्या भी सभी क्या होते हैं, हमारे संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 37 है स्टूडेंट्स हमारा, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है, ठीक है राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना। सो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, समन्वित बाल विकास सेवा योजना या इनमें से कोई नहीं। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ICDS समन्वित बाल विकास योजना सेवा, ठीक है यह क्या है हमारे राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है, ठीक है ऑप्शन जो है 3rd हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा जन्म के पश्चात शिशु विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है, ठीक है जो जन्म के पश्चात की बात की जा रही है, ठीक है। सो क्या है हमारा पाचन क्रिया की शुरुआत, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जन्म के पश्चात शिशु का, हीट रेगुलेशन यानी ताप का नियंत्रण करता है बच्चा, फिर वो क्या डेवलप करता है इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। सो जन्म के पश्चात ये हमारे तीनों ऑप्शन राइट है, यानी उपरोक्त सभी हमारा जो सरकारी ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है हमारा, वही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पेपर अगर आपके एग्जाम में आ गया ना फिर तो आपके नेगेटिव तो होना ही नहीं, सारे राइट ही होना। ओके स्टूडेंट, क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है जो हमारे क्या XY क्रोमोसोम होते हैं लिंग निर्धारण करते हैं, सही गलत आंशिक गलत या इनमें से कोई नहीं। सो क्या है सही है, जो X और Y होते हैं दोनों मिलकर जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, सही राइट है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है, मेंडल का नियम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है मेंडल का नियम, वंशानुक्रम से, हेरिडिटी से, ठीक है। यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, कुछ भी मतलब इसमें ऐसा लग रहा है जैसे सभी रिपीटेड ही है, फर्स्ट शिफ्ट के ले लो या फिर इसी डे की जो फर्स्ट शिफ्ट थी 9:30 पे जो लगती है उस शिफ्ट के सभी रिपीटेड ही है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 41 है, बाल्यावस्था में सृजनात्मक की अभिव्यक्ति का विभिन्न स्वरूप क्या है, ठीक है बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का विभिन्न स्वरूप क्या है। तो नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल, हास्य भाव या ऑल ऑफ द अबाव।
सो ये जो तीनों ही हमारे क्या है, राइट है। बाल्यावस्था के सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी के लिए खेले जाने वाला। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान की विधियां क्या होती है। ठीक है, प्रतिभा संपन्न है सो परीक्षण के आधार पर, ठीक है, शिक्षक निरीक्षण के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, या उपरोक्त सभी। सो जो हमें देखना है कि कोई बच्चा प्रतिभा संपन्न है तो हम क्या करेंगे कि उनके टेस्ट लेंगे उसी बेसिस के। ठीक है, जो शिक्षक होता है उनका, उसके शिक्षक निरीक्षण के आधार पर कि शिक्षक उनको कितना ऑब्जर्व करता है, उनके बारे में उसकी नीतियां क्या है। देन हम क्या करेंगे, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स में क्या लिखा रहता है कि बच्चे का बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, बच्चा लॉयल है, फिर बच्चा जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म में आता है, ठीक है, यूनिफॉर्म में आता है, फिर नीट एंड क्लीन रहता है। ठीक है, तो ये सब जो रहते हैं, ये सब क्या होता है, रिकॉर्ड होते हैं बच्चों के। ठीक है, सो जो प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान किसमें, अभिलोकों के आधार पर, मतलब यह तीनों ही हमारे क्या हो गए, राइट ऑप्शन हो गए। सो जो है प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान की विद्या जो होती है, उपरोक्त सभी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्या है कि 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं। शिशु, नवजात शिशु, असामान्य बालक, या इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है, नवजात शिशु जो है नियोनेट हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। क्या होती है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं, क्या होती है स्टूडेंट। सो यहाँ पर ऑप्शन है जिज्ञासा। जी हाँ, जो जिज्ञासा होती है बच्चों के अंदर बाल्यावस्था में, क्यूरोसिटी होती है, वह उसकी क्या होती है, मुख्य विशेषता होती है स्टूडेंट। ठीक है, जिज्ञासा यानी क्यूरोसिटी। नेक्स्ट वन है भाषा विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। यह हमारी जो आज की वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर पूछा है कि भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं। सो परिपक्वता सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। सो परिपक्वता का सिद्धांत भी है भाषा विकास के सिद्धांत में, अधिगम का सिद्धांत मोस्ट रिपीटेड है, और संज्ञानात्मक सिद्धांत ये भी मेनली पूछा ही जा रहा है। तो ये तीनों ही सिद्धांत किसके लिए है, भाषा विकास के लिए, यानी थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्टूडेंट्स, आज हमने 2 पेपर का डिस्कशन एक ही वीडियो में किया है, जिससे कि आपको ईएसबी के द्वारा बनाई गई नीतियां जो है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस जो है इनका खेला है, उसके बारे में आपको क्लियर कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट, सो आज हमने क्या किया, जो डे 5 था 29 अप्रैल का जो था शायद 2017 का, उसकी दोनों शिफ्ट के पेपर को हमने सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट, सो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपके लिए हम जल्द ही नई वीडियोस लेकर आएंगे हमारे YouTube परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच पे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक यू।